हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर टेस्ट जो कि मेंस पैटर्न पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके जीओसी से क्वेश्चन ही रखा गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इन द गिवन कैटायन पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज एट हाउ मेनी कार्बन एटम्स। क्या करना है हम लोग को, सिंपली इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और देखना है कि कितने कार्बन एटम है जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, लाइक इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से आप देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से और कुछ डबल बॉन्ड इस तरीके से। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज कराया जा सकता है। अगर मैं डीलोकलाइज कराता हूं तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ध्यान से आप देखिए, ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका ऑक्सीजन, इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, पहला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर देखिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को फर्दर इधर डीलोकलाइज कराया जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते हो फिर भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉ करके क्लियरली इसको समझ लो कि मान लो आपने इसको पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराया, तो डीलोकलाइज कराने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराया जा सकता है, लाइक दिस। तो यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए। नेक्स्ट इस पाई इलेक्ट्रॉन को सिमिलरली डीलोकलाइज कराया जा सकता है इधर, तो यहां से अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और भी डीलोकलाइजेशन कराया जा सकता है, यस, इसको आप इधर डीलोकलाइज करा दो तो यहां से एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां से डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। तब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इन द गिवन कैटायन पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज एट हाउ मेनी कार्बन एटम। ध्यान रहे कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन, कौन से ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जनरेट हुआ है। टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसपे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ये हो सकता है कई लोगों ने गलती किया होगा, लेकिन अगर हम लोग कार्बन पे देखें तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पे कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग जो है 5 करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन आर मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन आयन। मिथाइल कार्बन आयन ये है, इसको कोई भी स्टेबलाइजेशन तो नहीं मिल रहा है, मिथाइल कार्बन आयन को कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिला है। अब देखते हैं जो कि हमारे सामने जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेबलाइजेशन है, हो सकता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल रहा हो, या पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी होने की वजह से उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा हो, या रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल रहा हो। कोई फैक्टर ऐसा काम करे, बिकॉज इसमें तो कोई स्टेबलाइजेशन है नहीं। अगर ऐसा कोई भी स्टेबलाइजेशन हम लोग देखते हैं कार्बन आयन के केस में तो उसकी स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बन आयन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो 1 by 1 कंसीडर करते हैं। पहला हमारे सामने जो सिस्टम दे रखा है ये कुछ इस तरीके से। अब क्लियरली आप देखो कि दिस सिस्टम इज साइक्लिक, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी प्लेनार, बट दिस सिस्टम हैज अ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, राइट। एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज आप जानते ही हो कि दिस कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, दिस कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इन दैट केस इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। हम लोग को चाहिए द कार्बन आयन विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन। क्लियर है बात। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ जाए तो ये दे रखा है वेल नोन कंपाउंड जो हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ठीक है। तो यहां पे अगर देखो तो ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, दिस सिस्टम इज विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक इन द नेचर। अगर एरोमेटिक है तो इस कंपाउंड की अच्छी खासी स्टेबिलिटी होगी। अगर अच्छी खासी स्टेबिलिटी है तो इन दैट केस दिस कार्बन आयन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन, ठीक है, करेक्ट है। तो वी कैन कंसीडर दिस कार्बन आयन। नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड के केस में देखिए तो ये आपका फिनाइलिक कार्बन आयन दे रखा है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है कि फिनाइलिक कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये तो कार्बन रहा sp3 हाइब्रिड, और ये जिस पे निगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है ये कार्बन है sp2 हाइब्रिड।
अब एक बात मुझे बताओ, एज अ परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये सा केस है जहां पे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाएगा, जो ये वाला कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा उसको स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलने जा रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो इस स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ वन, दैट इज CH3 CH2 माइनस। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो वी नो दैट CH3 इज द प्लस साइड। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, वैसे तो इस डायरेक्शन को मैं उधर दिखाऊंगा, बट हम लोग को क्या कंसीडर करना है, CH3 इज अ प्लस आई इफेक्ट। मैं एरो को उधर दिखाऊंगा बिकॉज निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करे, बट उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा बिकॉज CH3 वी नो दैट इज अ प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन के केस में जो है दिया हुआ है CCl3 माइनस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन कर दूंगा ताकि क्लियर आइडिया आ जाए आपको। इस केस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के साथ। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, हम लोग को पता है कि डीलोकलाइजेशन इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जितना डीलोकलाइज होगा ओवर द मॉलिक्यूल, उतना ही ज्यादा उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोनाइल। नेक्स्ट है आपका 6 में CCH3 माइनस। अगर इस पे हम लोग स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब इसमें क्या है कि अगर देखो आप तो दिस 3 आर द प्लस आई ग्रुप, दिस 3 आर द प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन उसको नहीं मिलेगा, रेदर ये डीस्टेबलाइज होगा बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है मिथाइल का, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट अगर रहता तो वो इसको स्टेबलाइज करता है, और यहाँ पे इसको ये डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो दिस कैन नॉट बी मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोनाइल। नेक्स्ट देखिए जो है सेवेंथ वन इज लाइक CH3+1C। हम लोग को पता है दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो अब ये सर रीजन यहाँ पे आता है कि एज अ परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड द स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन। आई थिंक इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 8 की बात कर लें। 8 के केस में क्या है, PH जो कि बेंजीन रिंग है और CH करेक्ट। अब इसमें कुछ अगर समझे हम लोग इस चीज को कि फिनाइल ग्रुप जो है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा एज वेल एज द माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज इन द बेंजीन रिंग। डीलोकलाइजेशन इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना एंड दिस कार्बोनाइल इज आल्सो गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन। कैसे? क्योंकि बेंजीन में जो बेंजीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन से ऊपर में जो ये है बेंजाइलिक कार्बन उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और इसको अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। क्लियर है बात? तो दिस कार्बोनाइल इज आल्सो गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बन। नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इसकी कहानी क्या है? दिस देयर इज रेजोनेंस इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन फिनोमिना विल अकर एंड इसको जो है स्टेबलाइजेशन इस वाले केस में भी मिल जाएगा। ठीक है, वन लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज, देख लो आप ध्यान से, 10th वन दैट इज CH2। इसमें और ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, CHO। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। तो ये भी हम लोग को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो सकता है और इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। आप चाहो तो एक बार ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू वन एंड अदर। आप कंपेयर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बट अगर यहाँ पे देखा जाए, पूछा गया कि कितने ऐसे कार्बोनाइन हैं जिसकी स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोनाइन से ज्यादा है, तो हम लोग एक सेकेंड वाला केस कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड, देन आपका 5th हो गया, देन आपका 7th हो गया, देन 8th हो गया एंड देन 9th और 10th। तो काउंट किया जाए 1 2 3 this 4 this 5 6 and 7. I think 7 will be correct answer for question number 2. क्लियर है आइडिया? 7 स्ट्रक्चर ऐसे हैं आउट ऑफ 10 जिसकी स्टेबिलिटी जो मिथाइल कार्बोनाइन है उससे ज्यादा होगी। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा फोकस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेंशन किया गया है, रिएक्शन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में
अब देखिए इस रिएक्शन में क्या है, हम लोग इस कंपाउंड का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं हम लोग। अब हाइड्रोजनेशन कराने में क्या होगा कि ये फॉर्म कर लेगा CH3 CH2 CH2 आ जाएगा यहाँ पे CH CH3 CH3, करेक्ट, ये कंपाउंड हो जाएगा। अब पूछा गया है कि जेड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसको जब हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बन के आएंगे, ठीक है। आपको डिफरेंट कार्बन एटम कंसीडर कर लेना है, एक तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3 4 और ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसमें से आप एक काउंट कर लो, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5, जेड इज इक्वल टू 5। जेड क्या था, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। अब सेकेंड रिएक्शन क्या है, सेकेंड रिएक्शन कुछ ऐसे है कि इसका हम लोग ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पे क्या होगा कि ये जनरेट करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, तो ये आपको कंपाउंड दे देगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 प्रोपेनॉल्डिहाइड, और एक दे देगा Ac2, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या किया गया, जिंक अमालगम विद द कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया गया, जो कि हमारा है क्लेमेंशन रिडक्शन। इस क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, तो ये जो ग्रुप है जिंक अमालगम विद HCl, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये ग्रुप रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन जनरेट कर देगा, दैट इज CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो जाएगा CH3 CH2 CH3। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इस ऑक्सीजन को हटाओ और वहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। जिंक अमालगम विथ HCl, जिसको हम लोग क्लेमेंशन रिडक्शन भी नाम देते हैं, आगे चल के हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या है, बोला गया है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इस कंपाउंड का, दोनों कंपाउंड चूंकि सेम है, तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 2, और ये तो इक्विवेलेंट इसके हो जाएगा, तो 2 यहां से आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो z हो गया 5, y की वैल्यू 2 हो गया। सम ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मींस z प्लस y दैट इज इक्वल टू 5 + 2। इस केस में भी जो आंसर है वो हो जाएगा 7, क्लियर है बात, वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 दे हैव मेंशन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ CH4, enthalpy of formation, sorry, delta H formation they have given, CH4 C2H4 C3H8 are this mole per mole respectively. Then the calculate the magnitude of delta H in the kilocalorie for the reaction. तो रिएक्शन क्या है कि CH4 रिएक्ट कर रहा है C2H4 के साथ में, और ये फॉर्म कर रहा है आपका C3H8। अगर हम लोग डेल H रिएक्शन लिखना चाहें, डेल H ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू डेल H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जा सकता है। डेल H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वैल्यू आप रखते जाओ, यहां पे क्या रखा गया है डेल H, अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं तो डेल H फॉर्मेशन ऑफ C3H8 ये लिखा जा सकता है, माइनस डेल H फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस डेल H फॉर्मेशन ऑफ C2H4 ये लिखा जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रख दो जो आपके सामने दे रखा है। C3H8 का वैल्यू जो दे रखा है -24.8, CH4 का दे रखा है -17.9, यानी कि अगर इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे 17.9 आ जाएगा, और इसका दे रखा है 12.5, C2H4 का दे रखा है 12.5। इसको आप सॉल्व कर लो, 12.5 इसको दे रखा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट करने पे ये हो जाएगा, जस्ट एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 37.3 माइनस 17.9, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है, यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से जो है 9 1 ये हो जाएगा 19.4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19.4 माइनस में, हम लोग को मैग्नीट्यूड ही केवल कंसीडर करना था, ठीक है, -19.4 ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, चलिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो -19.4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है कि हाइड्रोक्साइड ऑफ सम मेटल, फॉर्मूला इज MOHX, दिस इज द हैज अ KSV वैल्यू ऑफ, KSV वैल्यू दे रखा है इसका, दैट इज 4 × 10⁻⁻12 एंड द सॉल्युबिलिटी इज 10⁻⁻4 मोलर एंड X इज, ठीक है। तो अगर हम लोग इस जो है हाइड्रोक्साइड को करें, ओपन करें, तो इन दैट केस ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा सोल्यूशन के अंदर, आपका MX प्लस फॉर्म कर देगा, OH माइनस इसका X, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी मान लें कि इसका S है, ठीक है, तो यहाँ पे ये XS आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा इसको देखें हम लोग, तो S × XS पावर X ये हो जाएगा, और ये आपको दे देगा KSV वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है इन्होंने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, X पावर X इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻2, ठीक है, 10⁻12, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या दे रखा है 10⁻⁻4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू X + 1, ठीक है, X + 1 × X पावर X, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, देखिए आप इसको कंपेयर किया जाए इस वाले वैल्यू के साथ में, 10⁻12 वाले वैल्यू के साथ में, तो यहाँ पे कितना चाहिए, X + 1 की वैल्यू, X + 1 की वैल्यू 3 होगी, यानी कि X की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट इम्प्लाइज X = 2। और यहाँ पे अगर 2 रख के देखते हो तो ये भी 2⁻2 4 ही देगा, यानी कि X की वैल्यू 2 करेक्ट है, तो यानी कि आंसर विल बी 2। यही पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, यहाँ पे वैल्यू ऑफ X विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच हैज द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किसमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा, पहला है इसमें CO, ठीक है। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 के आसपास में, 3 के आसपास में आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में लिखते चलता हूँ 3 हो जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका है N2-, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, लेकिन एक निगेटिव चार्ज है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप देख लीजिए O2-, ठीक है, O2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर O2- की बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो O2 का होता है आपका जो है 2, और O2- की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो 2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, यही चीज होगा। और यहाँ पे दूसरा दे रखा है CO, तो CO का तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को पता है कि 3 बॉन्ड होते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। देन नेक्स्ट देख लीजिए O2-, O2-, ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर किए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो 2 - 2/2 इस 2 - 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। देन B2, ठीक है, B2, तो हम लोग आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5 मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके देख सकते हो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देन आपका पाई 2px में और पाई 2py में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, या सिग्मा 2pz में, ये तो s इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इन दैट केस जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये तो इसको कैंसिल करते जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, तो यानी इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम हो जाएगा, ऑप्शन C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, ऑप्शन 4 भी करेक्ट करते चलते हैं। CO है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, और N2+ है जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि बॉन्डिंग से आप इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो है 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2.5, दोनों का इक्वल वैल्यू नहीं है, तो C ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या मेंशन किया गया है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन द aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट कंसीडर करते हैं 1 by 1 स्ट्रक्चर की क्या इफेक्ट इस पे काम कर रहा होगा। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NO2। अब देखिए NO2 यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो -I इफेक्ट तो काम कर रहा हो,
ठीक है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस ये डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज होने पे इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सेकेंड जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये दे रखा है इसके साथ में NH2 ग्रुप। यहाँ पे ये लोकलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज होंगे जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंड का बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड का केस, थर्ड हमारा है पिरिडीन, ठीक है, थर्ड है हमारा पिरिडीन। पिरिडीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे डीलोकलाइज था, यहाँ पे लोकलाइज, यहाँ पे लोकलाइज, तो इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, लेकिन सेकेंड वाले से कम होगा क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, और ये कार्बन ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने ऊपर जो है निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल कर सकता है। अच्छा, फोर्थ वन देखा जाए तो फोर्थ वन आपका है पायरोल। अब पायरोल की कहानी क्या है? पायरोल के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, करेक्ट। तो टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब इस केस को समझो आप, किस तरीके से ऑर्डर जाएगा आपका। इस केस में सेकेंड सबसे ज्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा, सेकेंड के बाद इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड में लोकलाइज्ड है, ये दोनों लोकलाइज हो गए, इन दोनों में डीलोकलाइज्ड है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट का ज्यादा होगा बिकॉज ये तो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स हाईली डीलोकलाइज्ड होंगे कंपेयर टू फर्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ सबसे लिस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जाएगा आपका सेकेंड, फॉलोड बाई थर्ड, फॉलोड बाई फर्स्ट, फॉलो बाई फोर्थ, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या मेंशन किया गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है, नेम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन के नेम अगर आप देखो, ये जीओसी का पार्ट है तो ये दे रखा है RCl, ठीक है, जीओसी मैं बोला हूँ ABC, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत ये आगे चल के हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे। NaI, इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि ये I माइनस इस Cl को रिप्लेस कर देता है, फॉर्म करता है RI, ठीक है, और साथ में NaC, ठीक है, NaCl। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। एक बार जो है ABC वाले सीट को देख सकते हो। नेक्स्ट है B, RCl को ट्रीट किया गया AgF के साथ में, ये बनाता है RF प्लस NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन, ये हो जाएगा। लास्ट में दे रखा है C, ये हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। RCl को अगर सोडियम के साथ ट्रीट करें तो RR हाइड्रोकार्बन बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओट्स रिएक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओट्स रिएक्शन। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा आपका इस ऑप्शन, अगर देखो आप फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ओट्स रिएक्शन, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछ रखा है? 9 में पूछा हुआ है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मेनली डिपेंड अपॉन, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन क्या डिपेंड करेगा? द बॉन्ड एंगल ऑफ ग्रुप अटैच्ड नहीं, द बॉन्ड लेंथ ऑफ अटैच्ड ग्रुप नहीं, सबस्ट्रेट विथ विच इट रिएक्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ अटैच्ड ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा अटैच जो ग्रुप प्रेजेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखा रहे हैं या रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहे हैं या इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने वहाँ पे सीरीज रखा है कि कैसे उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, कि कहीं पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हुआ, डेंसिंग रेजोनेंस हुआ, ये सभी फिनोमिना, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ये सभी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे किसको? कार्बोकैटायन को। तो ये इफेक्ट कब जनरेट होगा? जब वो जो ग्रुप प्रेजेंट है, अटैच ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोकैटायन के साथ में, वो अगर ये इफेक्ट दिखाते हैं उस कार्बोकैटायन के साथ में, तब वो कार्बोकैटायन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होते जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मेंशन किया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट डज नॉट एक्सर्ट मेस्मरिक इफेक्ट एट द बेंजीन। तो ठीक है, वन बाय वन कंसीडर करेंगे अगर केसेस। तो पहला दे रखा है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप देखो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज्ड होगा, यानी कि जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है थ्रू द मेसमरिक इफेक्ट, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन, तो सेकेंड के केस में दे रखा है इन्होंने CH2 बेंजाइलिक कार्बोन है, ठीक है,
दिस इज बेंजाइलिक कार्बोनाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोनाइन के केस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को थ्रू द मेसमेरिक इफेक्ट, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। थर्ड की भी बात करें तो थर्ड के केस में NH3+ है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में फोकस करो तो यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग डीलोकलाइजेशन नहीं करा सकते, इस बात को समझना आप, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इन दैट सिनारियो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इस केस में नहीं होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इस केस में हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और हमसे यही पूछा गया है कि इन विच केस सब्स्टिट्यूएंट विल नॉट एक्सर्ट मेसोमेरिक इफेक्ट एट द बेंजीन रिंग, तो थर्ड इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, दैट इज क्लोरोबेंजीन। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के केस में क्या है कि इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइजेशन में इजीली जा सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ में, यानी कि ये जो ग्रुप है ये प्लस सेम इफेक्ट यहाँ पे एक्सर्ट करने जा रहा है एट द बेंजीन रिंग। तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जैसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर एक्सोथर्मिक देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले केस में क्या है, आप देखो कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा O- और सल्फर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ये फॉर्म करेगा S-। बोला गया है कि फॉर सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर एक्सोथर्मिक देन द ऑक्सीजन। अब होगा क्यों ऐसा, हम लोग को पता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स वाले से ज्यादा होती है। जैसे क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा होगा और सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ये चीज है द रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे जो सल्फर का है वो साइज बड़ा है, अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को बड़ा इजीली स्टेबलाइज कर सकता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है, फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है, नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है, इस वजह से अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते। और ये स्टेबिलिटी सल्फर के केस में, फास्फोरस के केस में और क्लोरीन हैलोजन में क्लोरीन के केस में अच्छा खासा मिल जाता है, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा। बात समझ में आती है, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज वेल करेक्ट। नाउ इन द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये सिल्क केस है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, मान लीजिए मेटल लिया और इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मेटल्स और एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इन दैट केस और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज आप क्या करो पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एज अ successive ionization energy will increase and the metal is gaining positive charge, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होते जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो वेल करेक्ट। नाउ इन थर्ड वन दे हैव मेंशन द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सल्फर। ये बात भी सही है, बिकॉज फास्फोरस के पास में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त ये कॉन्फ़िगरेशन p3 से p2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड p ऑर्बिटल की वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। और यही रीजन होता है कि सल्फर के केस में, अगर मान लो आप जो है सल्फर लिए, तो सल्फर के केस में क्या होगा, सल्फर के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा p4 से p3, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर, दैट इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ वन क्या दे रखा है, तो फोर्थ वन क्लोरीन हैज अ लार्जर एटॉमिक साइज एज वेल एज द माइनस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ द फ्लोरीन। सही बात है, क्लोरीन की जो साइज है वो ज्यादा होगी फ्लोरीन से, साइज तो ज्यादा है ही, साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मैंने मेंशन किया कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकेंड पीरियड से ज्यादा होगा, फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होगा। क्लियर है बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा। फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो 1 2 3 4 ऑल फोर ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस केस में 4 विल बी करेक्ट आंसर, 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर फोकस किया जाए तो इसमें पूछा गया है
कि इन विच केस कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व। किस में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं वन बाई वन। देखना है बस कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। देखो CH3 देन CH2 CH रेडिकल और यहाँ पे है फिनाइल। तो अगर देखोगे कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट ये वाला है, ठीक है, ये रेडिकल हो गया। ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। यस, वी कैन ऑब्जर्व हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन दिस केस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए PH CH3 PH, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए रेडिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन बैठा है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखा सकता है, तो थर्ड इज आल्सो गोइंग टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CD3 CH, चलिए Cl है यहाँ पे, Cl C डबल बॉन्ड CH। तो अगर आप देखो तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ अल्फा ड्यूटेरियम भी दिखा सकता है, बट उतना टेंडेंसी के साथ नहीं दिखा सकता है, ग्रेटर टेंडेंसी के साथ जितना हाइड्रोजन दिखाता है, बिकॉज कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। बट यहाँ पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, तो यानी कि इस केस में ऑल ऑफ दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल विल गोइंग टू शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 अगर फोकस आप करिए, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर IF4 के बारे में, IF4 के प्लस के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, उसको हम लोग देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है स्ट्रक्चर IF4 प्लस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके पास में 4 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर की बात करें तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आई थिंक यस, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d, करेक्ट ना, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, फ्लोरीन ऐसे जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सीसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो देख लीजिए आपको क्या पूछा गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट IF4 इज sp3d एंड टेट्राहेड्रल, रॉन्ग, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, रॉन्ग, sp3d एंड सीसॉ, यस, ये सीसॉ स्ट्रक्चर है और ये करेक्ट हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद सीसा स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। कंपाउंड क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। कंपेयर करें तो इसमें देखिए 1 बाय 1 कंपाउंड देखते हैं। CH4 जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखा हुआ है, इस केस में डाइपोल मोमेंट म्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने NF3 है, NF3, इस केस में अगर देखो तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने तरफ डाइपोल दिखाएगा, ये इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये इधर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, ये चीज होगा। तो नेट रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगी, म्यू इज नॉट गोइंग टू बी 0। सेकेंड कंपाउंड दे रखा है इसमें NH3, ठीक है, NH3। अब इस केस में क्या होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, और लोन पेयर का जो है डायरेक्शन हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब कोई बोलेगा कि सर इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जाए, तो आप देख सकते हो NH3 में तो लोन पेयर के डायरेक्शन में गया हुआ है, और ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गया हुआ है, ये सभी एड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है। ये डाइपोल मोमेंट, NF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और इस लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को स्लाइटली कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एड अप हो रहा है, इसकी वजह से NH3 का ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर H2O की बात करें तो H2O के केस में क्या है, आप देखो ये लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा, चूंकि लोन पेयर है तो सबसे ज्यादा इस केस में देखने को मिलेगा, H2O सबसे ज्यादा दिखाएगा, देन उसके बाद NH3, उसके बाद NF3 में कैंसिल हो जा रहा है दोनों का डाइपोल,
बॉन्ड का डाइपोल और लोन पेयर का डाइपोल दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं और सबसे लिस्ट हो जाएगा CH4 बिकॉज परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखा हुआ है और इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो. इन ऑल अदर केसेस डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को निकालना है आईपेक नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH. ठीक है, अब इस कंपाउंड पे आप फोकस करो तो मेन फंक्शनल ग्रुप इज दिस. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 हाइड्रोक्सी. ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो और ये 5 कार्बन है तो ये तो हो जाएगा पेंटेन. ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी नेम लिख दिया जाए 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेन. ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें मेंशन किया गया है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरिक एसिड इज फॉल्स. पहला, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, जो कि गलत है. बोरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये इस तरीके से प्लेनार स्ट्रक्चर लेता है जिसमें कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं. राइट, ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं. अब इसका इस रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि इस हाइड्रोजन को इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. फिर ये H3PO3 बेस की तरह क्यों काम करता है? बिकॉज इसके पास में है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसमें ये OH माइनस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो दिस गोइंग टू एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड नॉट अ प्रोटिक एसिड. बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है? इट इज एक्ट एज अ ट्राई बेसिक एसिड इन द वाटर. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे ये ट्राई बेसिक एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ये एक लेविस एसिड की तरह काम करेगा. तो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमसे पूछा था कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. इट हैज अ प्लेनार स्ट्रक्चर. यस, इट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज और इसकी वजह से प्लेनार स्ट्रक्चर अपने पास रखेगा. Second is correct one. It is act as a monobasic acid. Yes, it can accept a lone pair of electron and because of that it is going to act as the monobasic acid. It is soluble in the hot water. That is also correct one. हॉट वाटर में ये सल्यूबल हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा वाटर के साथ में, तो ये इजीली सल्यूबल है. तो ये बेस की तरह कैसे काम करेगा? H3BO3 जैसे मैं अगर कंसीडर करूँ इसको OH माइनस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये फॉर्म कर लेगा H3BO4. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं या BOH4 माइनस. ये OH माइनस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो लेविस एसिड की तरह काम करेगा. हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द बोरिक एसिड इज फॉल्स. मींस ऑप्शन फर्स्ट विल बी फॉल्स फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दे रखा है? एट मॉडरेट प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द पार्टिकुलर गैस इज Z इक्वल टू 0.1 Z इक्वल टू 1 प्लस 0.34P माइनस 170P/T. ठीक है, हमसे पूछा गया है कि द बॉयज टेम्परेचर है. बॉयज टेम्परेचर पे Z की वैल्यू हो जाएगी 1. यानी कि इस टर्म्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो बचा हुआ टर्म्स हो गया इसको जीरो करना होगा. तो 0.34P. ठीक है, 0.34P दैट इज इक्वल टू 170P/T. ठीक है, P गेट कैंसिल, T इक्वल टू जो कि हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं 170/0.34. अगर इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा आपका 500 केल्विन. ठीक है, तो बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे कि गैसेस जो हैं रियल गैसेस एज अ आइडियल गैस बिहेवियर करते हैं लो प्रेशर रीजन के लिए. कर्व के थ्रू समझना चाहें तो ऐसे कुछ होगा कि ये क्लोज जाएगा Z इक्वल टू 1 के, अब फिर ये बढ़ जाएगा. तो लो प्रेशर रीजन पे अगर हम लोग ये बॉयज टेम्परेचर के लिए ड्रॉ किए हुए हैं तो लो प्रेशर रीजन पे ये आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा. देन ये Z ग्रेटर देन 1 दिखाना शुरू कर देगा आफ्टर सम प्रेशर. ठीक है, तो ये चीज है. तो ये टर्म्स वहां पे जाकर जीरो हो जाएगा जो कि टेम्परेचर दे रहा है 500 केल्विन. यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18. इसमें मेंशन किया गया है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट अ गिवन टेम्परेचर इज 1.69 into 10⁻⁵. तो Ka of acetic acid they have given. Ka of acetic acid
that is equal to 1.69 into 10 the power minus 5. The degree of dissociation of 0.01 molar acetic acid in the presence of 0.01 molar HCl. तो यहाँ पे हम लोग को जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो अब देखो HCl दे रखा है, HCl कंप्लीट डिसोसिएशन में जाएगा बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये 0.01 मोलर दे रखा है, यानी कि ये डिसोसिएट होकर 0.01 मोलर H प्लस जनरेट कर देगा, यहाँ से 0.01 मोलर Cl माइनस जनरेट हो जाएगा। दिस इज द कहानी ऑफ HCl। अब नेक्स्ट है के जो है एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और हम लोग को पता है कि वीक एसिड इज नॉट गोइंग टू अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ये फॉर्म कर लेगा H प्लस और साथ में एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर इसके एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो इनिशियली क्या होगा, ये C कंसंट्रेशन, यहाँ से C 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 द कंसंट्रेशन इज 0.01। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन क्या दे रखा है 0.01, और ये 0 दे रखा है। अब इसका डिसोसिएशन होगा जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, T इक्विलिब्रियम 0.01 1 माइनस अल्फा, दैट विल गिव 0.01 प्लस 0.01 अल्फा, और ये दे देगा आपको 0.01 अल्फा। ठीक है, क्योंकि अल्फा बहुत लेस होगा बिकॉज डिग्री देयर के वैल्यू इज लेस देन 10 द पावर माइनस 4, तो 10 द पावर माइनस 5 इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट CH3CO माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। हम लोग को चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लिखना चाहिए H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1, हम लोगों ने इसको हटा दिया टर्म्स को। एसीटेट का हम लोग कंसंट्रेशन लिख सकते हैं 0.01 अल्फा, और इसको लिखा जा सकता है 0.01 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब K की वैल्यू दे रखा था 1.69 इंटू 10 द पावर माइनस 5, 10 द पावर माइनस 2 को इधर ले आओ तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1.69 इंटू 10 द पावर माइनस 3। ठीक है, तो अगर ऑप्शन की बात किया जाए इसमें देख लो आप 1.69 इंटू 10 द पावर माइनस 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 19 क्या मेंशन किया गया 19 में कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली and reversibly from 10 liter to 100 liter, which of the following is incorrect for the process। तो डेल एस सिस्टम की बात करें तो डेल एस सिस्टम निकाले जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आइसोथर्मल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NR ln V2/V1, ये चीज होगा। तो ये 0 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या रखा है, डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू 0, जो कि गलत हो जाता है। और हमसे पूछा भी है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। अदर ऑप्शन भी देखते चलते हैं। डेल्टा H इक्वल टू 0 एज अ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, हम लोग लिखते हैं NCP डेल्टा T, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा H भी 0 होगा। नाउ हीट सप्लाइड, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U तो 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q को लिखा जा सकता है माइनस W, तो हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। डेल्टा E दैट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हिच इज NCV डेल्टा T इज 0, तो डेल्टा E इज आल्सो 0, यानी कि फर्स्ट इज ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करिए, तो रिएक्शन क्या दे रखा है, 5 मोल्स ऑफ गैस इज पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस द ग्राफिकली इन द साइक्लिक प्रोसेस A to B, B to C एंड C to A। ठीक है, 5 मोल्स लिया गया, इनकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ से जो प्रोसेस फॉलो किया गया, ये ध्यान से देखिए आप, तो ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का है। यहाँ से आप गए A to B, देन B to C, A to B to C, एंड देन C to A, करेक्ट, C to A, ये प्रोसेस फॉलो किया गया। तब बोला गया कि ये प्रोसेस कौन कौन सा है। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। A to B से बात किया जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस इज आइसोकोरिक। देन अगर हम लोग C to A की बात करें, C to A, तो प्रोसेस इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज द आइसोथर्मल। ठीक है, और B to C की बात करें तो B to C जो प्रोसेस है वो जाता है हमारा आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक, तो यहाँ पे जो आंसर है A to B, B to C और C to A, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21
ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 40%, 33.3%, 46.7%, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो कार्बन दे रखा है 40%, ठीक है, तो 100 ग्राम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 100 ग्राम है, तो उसमें 40 ग्राम ही हो जाएगा। नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन दे रखा है 13.3, ठीक है, और इसको नाइट्रोजन को दे रखा है इन्होंने जो है 46.7, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर दो, 12 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 1 से इसको डिवाइड किया जाएगा और 14 से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इस केस में तो ये आ जाएगा आपका 13.3, ये नियरली आपका वैल्यू जाएगा 4/3, 10/3 यानी कि 3.33। इसकी बात कर ले, ये भी जो वैल्यू होगा वो 3.33 के आसपास में ही आएगा। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं जो स्मॉलेस्ट है, तो ये जो रेशियो बनेगा 1, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 1। तो यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड नाइट्रोजन 1, CH4N, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या मेंशन किया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी इन करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट दे हैव गिवन। आसान सा प्रॉब्लम है कि हम लोग को एनर्जी निकालना है जो कि वैल्यू होगी Hc/λ। H की वैल्यू आप रख दो, दैट इज 6.63 × 10⁻34, और C की वैल्यू अगर रखा जाए 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू दे रखा है 45 नैनोमीटर, 45 × 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 4.42। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 4.42 × 10⁻⁸। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दे मेंशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ O2- फ्रॉम O- इज एक्सोथर्मिक। नहीं, अगर हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, लेकिन सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। और ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये प्रोसेस एंडो होगा और ये प्रोसेस एक्सो होगा। लेकिन नेट की बात किया जाए तो नेट प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक एंड नॉट द एक्सोथर्मिक। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। साथ साथ में क्या बोला गया है, और भी ऑप्शन चेक करते चलते हैं। फास्फोरस हैज अ मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन द नाइट्रोजन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, ये हम लोग को पता है, तो सेकेंड इज करेक्ट। नियॉन हैज अ लार्जर रेडियस देन द नाइट्रोजन, अब इसलिए नियॉन का जो है रेडियाई ज्यादा होगा, नोबल गैसेस का रेडियाई ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर। देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये सोडियम में कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, जो कि ये होगा। तो जस्ट अपोजिट है, रिवर्स रिएक्शन है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट इज ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, देखिए आप 24, इन विच बनाना बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट। हम लोग को पता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है B2S6 में। ठीक है, क्योंकि BS3 की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस तरीके का बॉन्डिंग हम लोग देखते हैं इस केस में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये जो बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग कभी कभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये बनता है बनाना बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना। क्लियर है बात, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड बिकॉज इट हैज टेकन बनाना से। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द मॉलिक्यूल which contains same number of sigma and pi bond। पहला दे रखा है HNO2 का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ ऐसे बनेगा। इसमें देखा जाए तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल which contains same number of sigma and pi bond, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। SCN की बात करें नेक्स्ट, तो SCN में क्या है कि 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, यस इट contains same number of sigma and pi bond, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देन CN2 दिया हुआ है, CN2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, CN2, यहाँ पे क्या है 1 2 3 सिग्मा एंड 4 पाई, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा 3 सिग्मा एंड 2 पाई, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो ओवरऑल पेपर इजी था, जिसको आसानी से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। इसमें 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप इजीली। तो जो है देखते हैं, और भी कुछ अगर प्रॉब्लम रह जाता है तो आप डिस्कस करो डाउट सेशन में। अगर कोई भी इससे अलावा अगर रह गया इसमें डिस्कशन के लिए तो आप बताना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।